नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। पाकिस्तान ने की है नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी। जम्मू कश्मीर के कई सीमावर्ती इलाकों में उन्होंने गोलीबारी की है, जहां पाक ने लगातार 12वें दिन की है फायरिंग। भारतीय जवानों ने संयमित और सटीक दी है प्रतिक्रिया। दरअसल पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान लगातार नियंत्रण रेखा यानी LOC पर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर के कई सीमावर्ती इलाकों में बिना बात की गोलीबारी कर रहे हैं। वहीं पर फायरिंग की यह घटना बीती रात सामने आई, जब पाकिस्तानी सेना ने छोटे हथियारों से कुपवाड़ा, बारामुल्ला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टर में गोलीबारी की। भारतीय सेना के अनुसार लगातार 12वें दिन भी ये फायरिंग बिना किसी उकसावे के की गई थी, जहां सीमा पर तैनात भारतीय जवानों ने संयमित और सटीक प्रतिक्रिया दी है। और अब अगली बड़ी बैठक आपको बता दें, जो सिविल डिफेंस के लेकर एक बैठक है, जो गृह सचिव ने बुलाई है एक अहम बैठक। और बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे सिविल डिफेंस हेड, जहां पूरे देश के मुख्य सचिव और सिविल डिफेंस के हेड शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक अहम बैठक होने जा रही है, वहां बता दें कि सिविल डिफेंस को लेकर बैठक होगी, जहां गृह सचिव ने बुलाई है एक अहम बैठक। और बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे सिविल डिफेंस के हेड, और उसमें पूरे देश के मुख्य सचिव और सिविल डिफेंस के हेड होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर सिविल डिफेंस को लेकर एक बैठक हो रही है, जहां पर गृह सचिव ने अहम बैठक बुलाई है। और ये इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे सिविल डिफेंस के हेड, और उसी के साथ मुख्य सचिव भी इसमें शामिल होंगे। और अब अगली बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी करेंगे विभागों की समीक्षा बैठक। जहां सीएम आवास पर होगी सूचना विभाग की बैठक, और इसके बाद लोक भवन में मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक होगी, जहां आउटसोर्स कर्मचारियों के प्रस्तावों पर करेंगे चर्चा, और निगम समेत कई प्रस्तावों पर होगी चर्चा, जिसमें MSME विभाग की भी समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से जुड़ी बताई जा रही है। सीएम योगी से जुड़ी बड़ी खबर है, जब सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे कई विभागों की समीक्षा बैठक, और सीएम आवास पर होगी सूचना विभाग की बैठक। और इसके बाद लोक भवन में मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की होगी एक अहम बैठक, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों के प्रस्तावों पर करेंगे चर्चा, और निगम समेत कई प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें MSME विभाग की भी समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बताई जा रही है। और अब अगली बड़ी खबर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पहलगाम दौरा, जो शहीद विकास नरवाल के परिवार से करेंगे मुलाकात। बताया जा रहा है कि शहीद की पत्नी को सोशल मीडिया पर किया जा रहा था ट्रोल, जहां ट्रोल किए जाने के बाद तय हुआ है राहुल गांधी का यह दौरा। वहीं राहुल गांधी ने इसे बताया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, और पीड़ित परिवार के साथ एकजुटता दिखाने की कही बात। उसी के साथ बता दें कि संवेदनशीलता और समर्थन का प्रतीक माना जा रहा है राहुल गांधी का दौरा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राहुल गांधी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पहलगाम दौरा है, जहां पे वे शहीद विकास नरवाल के परिवार से मुलाकात करेंगे। और इसको लेकर बताया जा रहा है कि शहीद की पत्नी को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा था, जिसको बाद राहुल गांधी का ये दौरा तय हुआ है। वहीं राहुल गांधी ने इसे बताया बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण, और उसी के साथ उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार के साथ एकजुटता दिखाने की उन्होंने कही है बात। ये संवेदनशीलता और समर्थन का प्रतीक माना जा रहा है राहुल का ये कदम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राहुल गांधी से जुड़ी बताई जा रही है। और अब अगली बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां सपा कार्यालय में मजदूर सभा की आज बैठक, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में होगी बैठक, और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर, सपा कार्यालय में मजदूर सभा की आज बैठक होगी, जिसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में ये बैठक
आयोजित होगी, जहां पर बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव। इस वक्त की बड़ी बैठक होने जा रही है, जहां पे सपा कार्यालय में ये बैठक होने जा रही है, जिसमें बता दें कि इस सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी। और अब अगली बड़ी खबर दिल्ली से है। जनजातीय जनगणना को लेकर जागरूकता अभियान, जब बीजेपी आज से शुरू कर रही है अपना जागरूकता अभियान। जनगणना की आवश्यकता को उजागर करने का है उद्देश्य। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताई जा रही है, जहां दिल्ली में बीजेपी आज से जातीय जनगणना को लेकर जागरूकता अभियान शुरू करेगी और इस अभियान का उद्देश्य जातीय जनगणना की आवश्यकता को उजागर करना है और इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना है। वह पार्टी नेताओं का कहना है कि सही जनसंख्या आंकड़े नीतियों के निर्माण में सहायक होंगे। वहीं पर यह भी बता दें कि अभियान के तहत जनसभाएं, पर्चे वितरण और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा, जब बीजेपी इसे सामाजिक न्याय की दिशा में अहम कदम मान रही है। अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गोधरा ट्रेन जलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। 7 दोषियों की याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई, जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिकाओं पर विस्तृत रिपोर्ट का दिया था निर्देश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गोधरा ट्रेन जलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी, जो 7 दोषियों की याचिकाओं पर सुनवाई होगी, जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिकाओं पर विस्तृत रिपोर्ट का दिया था निर्देश। दरअसल सुप्रीम कोर्ट आज 2002 के गोधरा ट्रेन जलाने के मामले में 7 दोषियों की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा और इससे पहले गुजरात उच्च न्यायालय में 11 दोषियों की मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था, जिस पर राज्य सरकार ने आपत्ति जताई है और इसके अतिरिक्त 7 अन्य दोषियों की जमानत याचिकाएं लंबित हैं, जिन पर आज विचार किया जाएगा। राज्य सरकार का कहना है कि यह केवल पत्थरबाजी का मामला नहीं था, बल्कि आरोपियों ने ट्रेन के डब्बे को बाहर से बंद कर आग लगाई थी, जिसमें 59 लोग मारे गए थे। जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिकाओं पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का भी निर्देश दिया है। और अब अगली खबर बता दें, जन नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया गया है और इस मॉक ड्रिल में किए जाएंगे कई पूर्वाभ्यास, जिसमें क्रैश ब्लैकआउट उपायों के प्रावधान का भी पूर्वाभ्यास किया जाएगा। दरअसल गृह मंत्रालय ने कई राज्यों से 7 मई को प्रभावी नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने को कहा है, जहां ड्रिल के दौरान किए जाने वाले उपायों में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन का संचालन, शत्रुतापूर्ण हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए नागरिक सुरक्षा पहलुओं पर नागरिकों के, छात्रों और आदि के प्रशिक्षण देना, जहां क्रैश ब्लैकआउट उपायों का प्रावधान, महत्वपूर्ण संयंत्रों स्थापनाओं को जल्दी छिपाने का प्रावधान और निकासी योजनाओं का अद्यंतीकरण और उसका प्रयास शामिल है। नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें तमाम ट्रेनिंग को लेकर आज पूर्वाभ्यास किया जाएगा। दरअसल गृह मंत्रालय ने कई राज्यों से 7 मई को प्रभावी नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने को कहा था और ड्रिल के दौरान किए जाने वाले उपायों में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन का संचालन, शत्रुतापूर्ण हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए नागरिक सुरक्षा पहलुओं पर नागरिकों, छात्रों आदि को प्रशिक्षण देना है और इसी के साथ क्रैश ब्लैकआउट उपायों का प्रावधान, महत्वपूर्ण संयंत्रों की स्थापना को जल छिपाने का प्रावधान और निकासी योजनाओं का अद्यतनीकरण और उसका पूर्वाभ्यास शामिल है। अब खबर पुणे से है, जो शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत के बयान पर बोले हैं महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने कहा कि देशवासी जानते हैं कि भाजपा को देश की कितनी चिंता है। दरअसल पुणे में महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत के बयान पर कहा है कि देशवासी भली भांति जानते हैं कि भाजपा को देश की कितनी चिंता है, इसलिए जनता ने बार बार प्रधानमंत्री मोदी को चुना है और उन्हें यानी कि संजय राउत को और उनके मालिकों को
घर पर बैठाया है। वहीं उद्धव ठाकरे बाहर से वापस क्यों नहीं आ रहे, उन्हें पहले इसका जवाब देना चाहिए। वहीं उद्धव ठाकरे में पहलगाम हमले के बारे में कोई ट्वीट करने का साहस नहीं है। अब खबर संभल से है, जहां संभल हिंसा मामले पर आज सुनवाई होगी, जहां एसआईटी के समक्ष पेश होंगे सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे। हिंसा भड़काने के आरोप में पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। दरअसल संभल हिंसा मामले में आज विशेष जांच दल यानी एसआईटी के समक्ष सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल पेश होंगे। उन्हें हिंसा भड़काने के आरोप में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। गौरतलब है कि 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़कने से 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसकी एफआईआर में सुहेल इकबाल पर भीड़ को उकसाने का आरोप है। इससे पहले एसआईटी ने 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक के बेटे सुहेल इकबाल सहित 37 आरोपियों को नामजद किया गया था। इसमें 2500 से अधिक अज्ञात आरोपियों के नाम भी शामिल हैं। वहीं हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस कर्मियों पर पथराव किया था, वहीं वाहनों को आग के हवाले किया था और सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया था। इस मामले में अब तक 80 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं सुहेल इकबाल की आज की पेशी से मामले में नए मोड़ की संभावना जताई जा रही है और ये एसआईटी की जांच के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और अब अगली बड़ी खबर बता दें, जो सिख विरोधी दंगों के मामले में आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई होगी, जहां कोर्ट ने लंबित पुनर्निरीक्षण याचिकाओं की मांगी थी रिपोर्ट। दरअसल आज 6 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित मामलों की निगरानी पर एक महत्वपूर्ण सुनवाई होगी और इससे पहले कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से लंबित पुनरीक्षण याचिकाओं पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था और इसके अलावा दिल्ली पुलिस को विशेष जांच दल यानी एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर विशेष अनुमति याचिकाएं दायर करने का भी निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अभियोजन को गंभीरता से चलाना चाहिए, न कि केवल औपचारिकता के रूप में। और अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जो किसान मजदूर मोर्चा का प्रदर्शन हुआ है, जहां पे शंभू पुलिस स्टेशन के बाहर उन्होंने किया है प्रदर्शन। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर की है साजिश, वहीं किसान आंदोलन की खत्म करने की साजिश की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां किसान मजदूर मोर्चा का प्रदर्शन हुआ है, जहां शंभू पुलिस स्टेशन के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया है और उनका कहना है कि पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर की है साजिश, में किसान आंदोलन को खत्म करने की उन्होंने साजिश की है। किसान मजदूर मोर्चा भारत और संयुक्त किसान मोर्चा यानी गैर राजनीतिक ने आज शंभू पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया और किसान नेताओं का आरोप है कि पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर किसान आंदोलन को खत्म करने की साजिश की है। उन्होंने कहा कि जब शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों को हटाने और अस्थायी ढांचे को तोड़ने की कार्रवाई की निंदा की और साथ ही उन्होंने कहा किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। अब खबर बिहार से है, जहां कटिहार जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है और हादसे में 4 बच्चों समेत 8 बारातियों की मौत हुई है, जिसमें 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दरअसल बिहार के कटिहार जिले में एक भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और यह हादसा सोमवार की सुबह पसराहा थाना क्षेत्र के NH 31 पर स्थित एक पेट्रोल पंप के पास हुआ था, जब तक एक तेज रफ्तार XUV कार ने सीमेंट लदे ट्रैक्टर से टक्कर मार दी थी। वहीं हादसे में 4 बच्चों समेत 8 बारातियों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं मृतकों में बिठाला गांव के गौतम ठाकुर, मोनू कुमार, अमन कुमार, बंटी कुमार, अंशु कुमार, दिलकुश कुमार, पलटू ठाकुर और प्रकाश सिंह शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। वहीं पुलिस ने चालक की तलाश शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है।
और अब डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे कनाडा के प्रधानमंत्री, जहां दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापारिक तनावों पर बैठक होगी। जहां ट्रंप ने हाल ही में की थी 25% टैरिफ लगाने की घोषणा। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी आज व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे और यह बैठक दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापारिक तनावों के बीच हो रही है। जहां ट्रंप ने हाल ही में कनाडाई उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जिसके जवाब में कनाडा ने भी अमेरिकी उत्पादों पर समान शुल्क लगाया है। कार्नी ने कहा कि कनाडा अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा और व्यापारिक रिश्तों में सम्मान की उम्मीद करता है। डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आज डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ एक मुलाकात होने वाली है। जहां कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी आज व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे और यह बैठक दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापारिक तनावों के बीच हो रही है। जहां ट्रंप ने हाल ही में कनाडाई उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जिसके जवाब में कनाडा ने भी अमेरिकी उत्पादों पर समान शुल्क लगाया है। वहीं कार्नी ने कहा कि कनाडा अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा और व्यापारिक रिश्तों में सम्मान की उम्मीद करता है। अब खबर गाजियाबाद से है, जहां एक ही रात में 4 अलग अलग थाना क्षेत्रों में मुठभेड़ हुई है। जहां क्रॉसिंग रिपब्लिक में चोर और पुलिस की मुठभेड़ हुई है। कार का शीशा तोड़कर चोरी करने वालों को अरेस्ट किया गया है। यह पूरी नंदग्राम इलाके में महिलाओं से चेन लूटने वाले को भी उन्होंने पकड़ा है। जहां क्राइम ब्रांच के मुरादनगर से भी पुलिस की मुठभेड़ हुई है। उसमें बताया जा रहा है कि 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने पकड़ा है। इस वक्त की खबर गाजियाबाद से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर एक ही रात में 4 अलग अलग थाना क्षेत्रों में मुठभेड़ हुई है। और बताया जा रहा है कि क्रॉसिंग रिपब्लिक में चोर और पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें कार का शीशा तोड़कर चोरी करने वालों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। वहीं नंदग्राम इलाके में महिला से चेन लूटने वाले को भी उन्होंने गिरफ्तार किया है। वहीं क्राइम ब्रांच के मुरादनगर से भी पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब खबर लखनऊ से है, जहां 14 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिसमें 3 डीआईजी और 8 जिलों के पुलिस कप्तान शामिल है। वहीं प्रमुख बदलावों में प्रभाकर चौधरी को बनाया गया है डीआईजी अलीगढ़। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार देर रात 4 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं और इस फेरबदल में 3 डीआईजी रेंज और 8 जिलों के पुलिस कप्तान शामिल है। प्रमुख बदलावों में प्रभाकर चौधरी को डीआईजी अलीगढ़ रेंज बनाया गया है। वहीं शलभ माथुर को आईजी स्थापना और शालिनी को डीआईजी पीएसी मुरादाबाद बनाया गया है। इसके अलावा जौनपुर, बलिया, देवरिया, बहराइच, हाथरस, सिद्धार्थनगर, अमेठी और कासगंज के एसपी भी बदले गए हैं। ये प्रशासनिक फेरबदल पुलिस व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया है। अब अगली खबर भी लखनऊ से है, जहां लखनऊ से श्रीनगर की सीधी उड़ान सेवा बंद की गई है। जहां यात्री नहीं मिलने से एयरलाइन को हो रहा था नुकसान। 35 दिन पहले शुरू हुई थी विमान सेवा, अब होगा सर्वेक्षण। एयरलाइन ने अस्थायी तौर पर बंद की है सेवा। जून तक डिमांड का सर्वेक्षण, नहीं तो बंद होगी सेवा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जब लखनऊ से श्रीनगर की सीधी उड़ान सेवा बंद की गई, जहां पर यात्री नहीं मिलने से एयरलाइन को हो रहा था नुकसान। 35 दिन पहले शुरू हुई थी विमान सेवा, अब होगा इसका सर्वेक्षण। वह एयरलाइन ने अस्थायी तौर पर बंद की है सेवा। जहां जून तक डिमांड का सर्वेक्षण किया जाएगा, नहीं तो बंद की जाएगी ये सेवा। और अब अगली खबर गुजरात से है, जहां चिलकोटा गांव में कई कच्चे घरों में लगी है आग, जहां मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। दरअसल गुजरात के दाहोद जिले में चिलकोटा गांव में कई कच्चे घरों में आग लग गई है, जहां मौके पर दमकल गाड़ियां मौजूद हैं और विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। वहीं आपको बता दें कि इसकी जानकारी तालुका विकास अधिकारी द्वारा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको गुजरात से बता दें, जहां गुजरात के दाहोद जिले के चिलकोटा गांव में कई कच्चे घरों में
आग लग गई है, जहां मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। फिलहाल विस्तृत जानकारी की अभी प्रतीक्षा है और इस संबंध में तालुका विकास अधिकारी ने जानकारी दी है। और अब अगली खबर भी गुजरात से है, जहां अमरेली में शेत्रुंजी नदी में डूबने से 4 की मौत हुई है, जहां मौके पर पहुंची है अग्निशमन और आपातकालीन सेवा, जो 20-25 मिनट तक जारी रहा बचाव अभियान। दरअसल गुजरात के अमरेली में शेत्रुंजी नदी में डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई है, जहां फायर ऑफिसर एचसी गढ़वी ने बताया कि हमें रात करीब 8:30 बजे सूचना मिली थी कि शेत्रुंजी नदी में 4 युवक डूब गए हैं। वहीं मौके पर अग्निशमन और आपातकालीन सेवा की 2 बचाव टीमें पहुंची और 20-25 मिनट तक बचाव अभियान जारी रहा। वहीं 4 शव बरामद किए गए हैं और शवों को पुलिस विभाग को सौंप दिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। मृतक मीठापुर डोंगरी गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। खबर गुजरात से आपको दिखाई जा रही है, जहां आपको बता दें कि अमरेली में शेत्रुंजी नदी में डूबने से 4 लोगों की मौत हुई है। वहीं गुजरात की 4 लोगों की मौत हुई है, जहां फायर ऑफिसर एचसी गढ़वी ने बताया है कि हमें रात करीब 8:30 बजे सूचना मिली थी, जहां शेत्रुंजी नदी में 4 युवक डूब गए हैं और मौके पर अग्निशमन और आपातकालीन सेवा की 2 बचाव टीमें पहुंची और 20-25 मिनट तक बचाव अभियान जारी रहा। वहीं 4 शव बरामद किए गए हैं और शवों को पुलिस विभाग को सौंप दिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। मृतक मीठापुर डोंगरी गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। क्या खूब कहा है किसी ने कि तरक्की हो रही है तो चलो अच्छा है, पर रात का दिन बनाने वाली बात रहने दो। कुछ ख्याल जुगनू का भी कर लो और मेरी मानो साहब रात को रात रहने दो। ये अल्फाज हमारे देश के युवाओं के लिए हैं, जिसने चकाचौंध भरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने में लगे हैं। न रात को रात और न ही दिन को दिन समझ रहे हैं, बस लगातार संघर्ष किए जा रहे हैं और उसी का नतीजा है कि आज यूट्यूब के सीईओ यानी नील मोहन ने बताया है कि पिछले 3 सालों में यूट्यूब ने भारतीय क्रिएटर्स को 21,000 करोड़ रुपए दिए हैं। और एक तरफ अक्सर कहा जाता है कि भारत में रोजगार की कमी है, लोग बेरोजगार बैठे हैं और ये कुछ हद तक सही भी है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि अगर आपके पास आइडिया है तो आप भूख और बेरोजगार नहीं रह सकते। इसलिए तो सरकार भी बार बार कह रही है कि नवाचार के माध्यम से पैसे ले जाओ और रोजगार करने के बदले रोजगार देने वाला बनो। तो चलिए सोशल साइट के माध्यम से जो आ रही है और नवाचार वाले युवाओं को यूट्यूब करोड़पति बना रही है, उन्हें और क्या क्या सोचा है देश के युवाओं के लिए, इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है कि यूट्यूब कंपनी देश के क्रिएटर्स को बढ़ावा देने के लिए 850 करोड़ रुपए का और निवेश करने जा रही है। और यह बयान तब आया जब यूट्यूब ने नवाचार क्रिएटर्स को 21,000 करोड़ रुपए दिए हैं। और ये सारी बातें उस वेब सम्मेलन में सामने आई जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं करने पहुंचे थे। अब ये आंकड़ा लोगों को पूरी तरह गलत साबित कर दिया जो ये कहते थे कि आज के युवाओं के पास कोई काम धंधा नहीं है। आज के युवा सिर्फ अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब कोई ये कहता है कि अरे तुझे पता है वो YouTube चैनल से बढ़िया कमाई कर रहा है, ज्यादातर बात सच लगती है तो कई बार झूठ भी। अब YouTube ने खुद बताया कि उसने भारतीयों के जेबें भरने में कितना बड़ा रोल प्ले किया है। YouTube के सीईओ नील मोहन ने कहा कि बीते 3 साल में YouTube ने भारत के क्रिएटर्स यानी यूट्यूबर्स, एक्टर्स और मीडिया कंपनियों को 21,000 करोड़ रुपए दिए हैं और आगे यह और बढ़ सकता है क्योंकि YouTube इन तमाम क्रिएटर्स को बढ़ावा देने के लिए 850 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ये सारी बातें मुंबई में चल रहे मेगा इवेंट वेब्स में सामने आई। YouTube सीईओ ने खुद कहा कि वे इन क्षेत्रों में और निवेश करने वाले हैं जो भारत के कंटेंट क्रिएटर्स, मीडिया कंपनियों को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। करियर और कारोबार के नए रास्ते खुलेंगे। और सबसे खास बात जो बताया गया वो ये कि पिछले साल भारत में बने कंटेंट को दूसरे देशों में 45 अरब घंटे देखा गया। अब आप सोचिए कि भारतीय यूट्यूबर्स
इंटरनेट पर कितने छाए हुए हैं। नील मोहन ने तो यहाँ तक भारतीय युवाओं के काबिलियत के कसीदे भी पढ़े। उन्होंने भारत को एक नए विचारों वाला क्रिएटर नेशन कहा। आगे उन्होंने बताया कि पिछले साल भारत के 10 करोड़ से ज्यादा यूट्यूब चैनलों ने कंटेंट अपलोड किया। उनमें से 15,000 से ज्यादा चैनल ऐसे हैं जिनके पास 10 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं और हाल ही में 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाले यूट्यूब चैनल तेजी से बढ़े हैं। खुद पीएम के यूट्यूब चैनल पर 2.5 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। हाल ही में यूट्यूब के 20 साल हो गए हैं। कंपनी ने कई नए फीचर्स को लाने की बात भी कही है। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में ऐसे फीचर्स को लाया जा सकता है जिसके बाद कमेंट में बोलकर अपनी बात कही जा सकेगी और इसके साथ ही आस्क म्यूजिक फीचर्स को लाया जाएगा। इससे यूट्यूब प्रीमियम और म्यूजिक यूजर्स अपने मूड के बारे में बता सकेंगे। उस बेस पर उन्हें म्यूजिक सुनाई देगा। शुरुआत में यह सपोर्ट अंग्रेजी में होगा। वहीं टीवी में यूट्यूब देखने वाले यूजर्स को जल्द मल्टी व्यूज की सुविधा भी मिलेगी, यानी व्यूअर अपनी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग कंटेंट एक साथ देख पाएंगे। अब इससे यह तो साफ हो जाता है कि भारत में नए नए आइडिया सोचने वालों की कोई कमी नहीं है। हमारे युवाओं में जबरदस्त ऊर्जा, सोचने की क्षमता और कुछ नया करने का जज्बा है। वे तकनीक, विज्ञान, कला और संस्कृति में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। कमी केवल इस बात की है कि उन्हें अपने विचारों को साकार करने के लिए सही मार्गदर्शन, संसाधन और मंच मिल सके। यदि हम उन्हें उपयुक्त अवसर और समर्थन दें तो ये युवा न केवल आत्मनिर्भर रहेंगे बल्कि भारत की संस्कृति, इतिहास और विचारधारा को पूरी दुनिया में फैलाने की ताकत भी रखेंगे। और यही असली देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए F4 TV न्यूज। नमस्कार।